ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कल हमने जो क्लास में पढ़ा था, कल की क्लास में वो हमने एच टी टी पी मेथड्स के बारे में पढ़ा। तो जो हमने मेथड्स देखी थी, एच टी टी पी मेथड्स, एच टी टी पी मेथड्स जो हमने देखी थी, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ उस क्लास को। तो एच टी टी पी मेथड्स जो हमने देखी थी उसमें था गेट मेथड। एक सेकंड, टेक्स्ट विजुअल है करेक्ट जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे? जी जी। करेक्ट। तो हमने कल देखा था गेट मेथड, और दूसरा हमने देखा था पोस्ट मेथड, तीसरा हमने देखा था पुट मेथड, और चौथा हमने देखा था डिलीट मेथड। राइट। और पांचवा हमने देखा था पैच मेथड। इसका एक छोटा सा रिकैप में दे देता हूँ कि कल हमने क्या सीखा था। तो जैसे हमारे पास फ्रंट एंड होता है, राइट, जो हमारा कंप्यूटर होता है या मोबाइल फोन होता है, इसमें आपके ब्राउजर पे चीजें चलती रहती हैं। और यहाँ पे हमारा बैक एंड होता है, राइट, यहाँ पे कोड लिखा रहता है। और ये हमारा डेटाबेस होता है। ये हमने कई बार चर्चा किया है इस चीज को। तो आपको आप फैमिलियर हैं, राइट, कि डेटाबेस और बैक एंड और फ्रंट एंड क्या होता है। जी करेक्ट। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से जो फ्रंट एंड का यूजर है, इसने एक बटन क्लिक किया। और बटन इसलिए क्लिक किया कि उसको डेटाबेस से कुछ डेटा चाहिए था, तो यहाँ से उसने बटन क्लिक किया। तो जब डेटा डेटाबेस से ले आना होता है, तो उस केस में गेट मेथड कॉल होती है। तो मेथड में हम गेट का यूज करते हैं। बट बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी मेथड नहीं यूज करोगे तो बैकएंड को पता चल जाएगा कि वो गेट मेथड है, और वो डेटा को गेट करेगा डेटाबेस से, और फिर से वापस कर देगा किसको, फ्रंट एंड पे। तो कहने का मतलब अगर डेटा गेट करना है तो रिक्वेस्ट जाएगी डेटा सर्वर के पास, मतलब बैकएंड के पास, और बैकएंड से जाएगी किसके पास, डेटाबेस के पास। डेटाबेस उस डेटा को ले आके दे देगा बैकएंड को, और बैकएंड ले आके दे देगा फ्रंट एंड को। तो एक साइकिल बन जाएगी इससे कि जहां से डेटा चलना स्टार्ट हुआ था, वहीं आके डेटा यहाँ पे मिल गया उसको। करेक्ट। तो जब डेटा ले आना है यहाँ से, तब गेट का यूज करते हैं, और ये ऑप्शनल होता है कि आप गेट उसमें मेथड में गेट बताओ। सर्वर को बताना पड़ता है, मतलब बैक एंड को बताना पड़ता है, ये है बैक एंड। बैक एंड को बताना पड़ता है कि भाई हमें डेटा गेट करना है, या डेटा सेव करना है, या डेटा अपडेट। देखो, पुट का मतलब होता है अपडेट करना, अपडेट करना, राइट। और डिलीट का मतलब डिलीट होता है, पैच का मतलब भी होता है अपडेट करना। करेक्ट। लेकिन अब सर्वर को कैसे पता चलेगा कि आपको डेटा सेव करना है, या अपडेट करना है, या फिर पैच मतलब, पैच मतलब ये भी अपडेट करना है। तो कैसे पता चलेगा कि डेटा को सेव करना है कि अपडेट करना है? तो उसके लिए यहाँ से फ्रंट एंड से मेथड्स भेजी जाती हैं कि यही चीज करना है। अगर आप यहाँ से पोस्ट मेथड भेजोगे तो इसको समझ में आ जाएगा कि जो डेटा हमारे पास आया है उसको डेटाबेस में सेव करना है। राइट। पुट मेथड यूज करोगे तो उसको पता चल जाएगा कि जो डेटा है हमारे पास, उसमें एक आईडी होगी, रजिस्ट्रेशन आईडी, उस आईडी के डेटा को अपडेट कर देना है। करेक्ट। और डिलीट का मतलब हुआ कि वो जो भी आईडी आप भेजोगे, इसके पास जो भी रिक्वेस्ट करोगे तो उसमें एक आईडी भेजोगे, तो सर्वर बैकएंड को समझ में आ जाएगा कि इस आईडी के डेटा को डिलीट करना है, तो वो डेटाबेस से उस डेटा को डिलीट कर देगा। राइट। अब पैच का मतलब ये हुआ कि जैसे पुट का मतलब भी अपडेट होता है और पैच का मतलब भी अपडेट होता है, लेकिन पुट के केस में क्या होता है कि जो, जैसे मान लो कि किसी कैंडिडेट का फॉर्म है, उसमें फादर नेम या मदर नेम इनकरेक्ट हो गया है, राइट। तो मदर नेम को अपडेट करने के लिए कैंडिडेट के पूरे डेटा को ले जाया जाता है डेटाबेस में, उसको ओवरराइट कर दिया जाता है। मतलब जो पुराना डेटा होता है, उसी डेटा पे दूसरा डेटा ले जाके चिपका दिया जाता है, तो पुराना वाला डेटा डिलीट हो जाता है, नया वाला डेटा। लेकिन देखो इस केस में क्या है कि अपडेट तो केवल मदर नेम को करना था, लेकिन इसने क्या किया कि पूरा का पूरा डेटा को अपडेट कर दिया। तो पैच में क्या होता है कि अगर मदर नेम अपडेट करना है तो यहां से फ्रंट एंड से आप केवल मदर नेम भेजोगे,
बैकएंड को, बैकएंड देखेगा कि आपने पैच मेथड का यूज किया है, तो वो यहाँ से मदर नेम लेगा और उस रजिस्ट्रेशन आईडी पे जाके मदर नेम को अपडेट कर देगा। मतलब पैच को जो है आपके कंप्लीट डेटा की जरूरत नहीं पड़ती। पैच में सिर्फ वही डेटा जाता है जो अपडेट होना रहता है। पुट में जो है वो सारा का सारा डेटा जाता है। तो ये मेथड्स आपको समझ में आ गई। ये थोड़ा सा कल की क्लास का रिकैप। करेक्ट। करेक्ट। अब मैं आज की क्लास में आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में एक नया चीज मैं बताऊंगा आपको। नया चीज ये है कि जैसे हम अभी तक जो वेरिएबल बनाते थे, अब वेरिएबल का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, राइट। जो मैं बोल रहा हूँ कि वेरिएबल बनाते थे, तो हम बैर का यूज करते थे, करेक्ट। बैर का यूज करके हम यहाँ पे फर्स्ट नेम जो भी हमारा वेरिएबल होता था उसको हम लिख देते थे। ऐसा करते थे हम। अब हमारे पास क्या है कि वैर में, वैर से थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी थी। प्रॉब्लम क्या आने लगी थी कि जैसे हमने यहाँ पे कोई कोड लिखा, राइट, कोई फंक्शन लिखा है, यहाँ पे फंक्शन है, राइट, कोई फंक्शन लिखा और यहाँ पे हमने वैर किया, वैर किया ए, इसमें कुछ वैल्यू रख दी 5, राइट, और इसको मैंने फंक्शन को यहाँ बंद किया, करेक्ट। तो अब क्या किया हमने यहाँ पे, इसके अंदर एक ब्लॉक और बना दिया और यहाँ पे हमने ले लिया वेर ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, राइट, 10 कर दिया। तो अब इसके बाहर जब मैं, इस वाले ब्लॉक के बाहर जब मैं वेर ए को एक्सेस करूंगा, सपोज करो यहाँ पे हमने किया कंसोल डॉट लॉग, राइट, यहाँ पे जब मैं कंसोल डॉट लॉग ए करूंगा, तो ए की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, वो 10 आएगी। जबकि इस वाले वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक था, यहाँ तक था, राइट। इसके बाहर कौन सा वेरिएबल आना चाहिए था, ए इज टू 5 आना चाहिए था, यहाँ पे 5 आना चाहिए था। लेकिन वैर के केस में क्या हो रहा है कि वैर की वैल्यू जो है वो ग्लोबली अपडेट हो जा रही है। मतलब ये जो है ये ग्लोबल लेवल पे है, मतलब आउटर लेवल पे है, और ये जो है ये इनर लेवल पे है। तो इसको चाहिए कि ये इसी ब्लॉक के अंदर रहे, अपनी लिमिट में रहे, राइट। लेकिन बैर जो है वो कहता है कि भाई हमारी कोई लिमिट नहीं है, हम बाहर वाले को भी अपडेट कर देंगे। तो ये क्या करता है कि अगर यहाँ पे हमने बैर ए लिखा, ए इक्वल्स टू 10 तो करेगा, इसके अंदर भी 10 ही रहेगा, लेकिन इसके बाद जो कोड आएगा उसके लिए भी ये 10 ही कर देगा। प्रॉब्लम समझ में आई कि प्रॉब्लम क्या है बैर के साथ। जी जी। प्रॉब्लम बैर के साथ ये है कि ये जो भी वैल्यू अपडेट करेगा उसको ग्लोबल लेवल पे अपडेट कर देगा, वो हर जगह एक्सेस हो जाएगी, करेक्ट। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड आ गया जिसको बोलते हैं लेट, LET। लेट कीवर्ड से जब आप डिफाइन करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया, राइट, ये ब्लॉक दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इसको, एक ब्लॉक बनाया यहाँ पे। सेम एग्जांपल जैसे वैर लिखा है हमने, राइट, तो वैर की जगह मैं यहाँ पे लेट कर दूँ, लेट ए इक्वल्स टू 5 कर दूँ, और फिर से दूसरा ब्लॉक बनाऊँ और यहाँ पे लेट ए इक्वल्स टू 5 कर दूँ या 10 कर दूँ, जो भी, इसको मैं डिलीट करके 10 कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लेट ए इक्वल्स टू 10 कर दिया। तो जब हम इसके बाहर एक्सेस करेंगे, कंसोल को करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे ए को, तो ए की वैल्यू 5 आएगी, ना कि 10 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लेट डिफाइन है वो इस करली ब्रेसेस के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, इसकी वैल्यू जो है ग्लोबल लेवल पे नहीं जाएगी, ये इसके अंदर ही। 10 जो होगा वो इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, तब हमको ए में 10 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इसके बाहर, मतलब करली ब्रेसेस की बाउंड्री के बाहर, तब वहां पे हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। डिफरेंस समझ में आया? तो फिर लेट लगाने का मतलब ही क्या निकला? लेट लगाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सपोज करो ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक में हम ए की वैल्यू डिफरेंट चाहते हैं,
तो ये वैल्यू हम चाहते हैं कि इस ब्लॉक के बाहर ना एक्सेसिबल हो, इस ब्लॉक के अंदर ही रहे। राइट, ऊपर ए की वैल्यू देखो, वेरिएबल का नेम जो है सेम है, राइट, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, लेकिन वैल्यू डिफरेंट है। तो हम चाहते हैं कि जो ए वाला ब्लॉक है, जो इनर ब्लॉक है, इसके अंदर ही इसका एक्सेस हो। राइट, बाहर एक्सेस ना हो, मतलब ये ग्लोबल लेवल पे वैल्यू को चेंज ना करे। समझ गए? जी। ठीक ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा था, वैर क्या हो रहा था, वैर में जैसे ही मैंने यहाँ पे ए इक्वल टू 10 किया, वेरिएबल नेम देखो, नेम मैंने सेम यूज किया है। राइट, जब आप सेम नेम से वेरिएबल यूज करोगे तो यहाँ पे जो 10 यूज करोगे तो ये यहाँ तो अपडेट करेगा, इसके बाद यहाँ भी अपडेट कर देगा। आप कहीं भी ए को एक्सेस करोगे तो वो 10 देगा, ना कि 5 देगा। लेकिन लेट के केस में जो 10 होगा वो इस करली ब्रेसेस के अंदर ही रहेगा। इसके बाहर अगर एक्सेस करोगे ए को, तो ए की जो पहली वाली वैल्यू 5 है वो आपको मिलेगी। तो मतलब वेर जैसे और हम लेट में, फंक्शन के अंदर फंक्शन लगा देते थे। करेक्ट करेक्ट। तो अगर हम बस इनर फंक्शन में कोई वैल्यू चाहते हैं कि इनर फंक्शन में ही रहे, आउटर फंक्शन की वैल्यू जो है आउटर फंक्शन में ही रहे, करेक्ट। अब देखो इस केस में क्या है, जैसे जैसे ये लेट है, राइट, ये लेट है, लेट ए को हमने डिफाइन कर दिया 5। अब यहाँ पे इनर में अगर हम लेट इसको ना डिफाइन करें, राइट, इसको मैं डिलीट कर दूं, अगर यहाँ पे, यहाँ से अगर डिलीट कर दिया जाए और यहाँ पे कंसोल लगा दिया जाए, राइट, यहाँ पे कंसोल ए किया जाए, कंसोल ए किया जाए, तो ए की वैल्यू यहाँ मिलेगी, वो 5 मिलेगी। और इस केस में भी अगर इसको हटा दिया जाए, पूरे कोड को, यहाँ पे कंसोल ए किया जाए, तो ए की वैल्यू 5 मिलेगी, क्योंकि इस वाले ए का एक्सेस कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म होता है। और ये चीज तो इसके अंदर ही है ना, मतलब इसका ब्लॉक लेवल पे एक्सेस है। तो लेट कीवर्ड लगाते हैं तो ये अपने लिमिट में रहता है, वेर कीवर्ड लगाते हैं तो अपने लिमिट से बाहर चला जाता है। ये समझ गया? समझ गए? बेसिक सा डिफरेंस है लेट और वेर में। करेक्ट। अब तीसरी चीज ये है, तीसरी चीज होती है, वो वेरिएबल का नाम नाम है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट नेम कर दिया हमने, मतलब कोई वेरिएबल हमने डिफाइन किया। अब देखो, जैसे बैर से हमने किया था और लेट से किया, तो वैर ए किया था, और यहाँ पे वैर ए, अगर वैर ए ना लिखूं, ए इक्वल टू में कर दूं 12 कर दूं, राइट, ए इक्वल टू 12 कर दूं, तो ए की वैल्यू को मैं जितनी बार चाहूं उतनी बार अपडेट कर सकता हूं। करेक्ट, कोई हम्म। दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सपोज करो कि मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा वेरिएबल बनाऊं जिसमें मैं एक बार वैल्यू रख दूं, उस वैल्यू को कोई भी दोबारा से अपडेट ना करे, मतलब वही वैल्यू हमेशा उसमें रहे। तो उस केस में हमको कॉन्स्ट यूज करना होता है। कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब वो वैल्यू हमेशा वही रहेगी। अगर आप जैसे यहाँ पे पहली बार आप असाइन करोगे, राइट, नेम इक्वल्स टू आशीष कर दोगे, राइट, जब आप नेम इक्वल्स टू आशीष करोगे तो ये तो चल जाएगा। लेकिन अगर दोबारा से आप फिर से करोगे नेम इक्वल्स टू विनोद, तो ये यहाँ पे एरर दे देगा कि आप जो है नेम को बदल नहीं सकते। नेम में जो कांस्टेंट वाला वेरिएबल होगा उसको एक ही बार अपडेट कर सकते हो, बार बार आप अपडेट नहीं कर सकते। बार बार अपडेट करना है तो आप या तो वेर का यूज करो या फिर लेट का यूज करो। और लेट का यूज कब करना है, जब आपको स्कोप लेबल चाहिए होता है, मतलब एक्सेस जो है वो स्कोप, वो ब्लॉक लेवल पे चाहिए होता है, मतलब वो उसकी बाउंड्री के अंदर ही उसका एक्सेस हो, तब आपको लेट। और अगर ग्लोबल लेवल पे चाहिए होता है तो आपको वेर यूज करना है। आज के केस में अगर देखा जाए तो लेट का यूज ज्यादा होता है। करेक्ट। तो जी। चलिए इसको कोडिंग करके देखते हैं थोड़ा सा कि कैसे चीजें होती हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। और दूसरा टॉपिक जो है हमारा, उसको भी हम इसी में कवर कर लेते हैं। चलिए, अब चलते हैं कोडिंग में, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं, राइट। ये है विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे हमने कल पोस्ट एपीआई बनाया था, राइट।
रिलीज नोट वांट। चलो फाइल बनाते हैं, एक नई फाइल आज बनाते हैं। इसका नाम क्या रखेंगे? इस फाइल का नाम रखेंगे वेरिएबल एंड एरर डॉट एच टी एम एल। वैसे अगर मैं, ठीक है, एच टी एम एल भी अगर लिखना हुआ तो लिख सकते हैं, राइट। डॉट एच टी एम एल, ये फाइल हमारी क्रिएट, करेक्ट। अब फाइल में हमको सबसे पहले एच टी एम एल लिखना है, तो हम एच टी एम एल लिखते हैं, क्योंकि एच टी एम एल फाइल है। उसके बाद हेड लिखते हैं, हेड लिखने के बाद हम टाइटल लिखते हैं, और टाइटल में हम लिख देंगे यहाँ पे वेरिएबल एंड एरर। ओके। और इसके अंदर आ जाएंगे और हम अपना स्क्रिप्ट लगाएंगे। स्क्रिप्ट को क्लोज किया और यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे। सिंपल सा फंक्शन बना देते हैं गेट डेटा इस का। स्क्रिप्ट को तो आप बॉडी के अंदर लिखते थे। नहीं, बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट नहीं, हेड के अंदर लिखते थे हमेशा। बॉडी तो अब बनाएंगे ना, बॉडी तो यहाँ बनता है। देखो एच टी एम एल पोस्ट एपीआई डॉट एच टी एम एल लिखा है हमने, हेड के अंदर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, करेक्ट। हेड के ठीक। अंदर ही स्क्रिप्ट होता है हमेशा। टाइटल, हेड के अंदर टाइटल, और उसके बाद फिर स्क्रिप्ट होता है। टाइटल यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे क्लोज हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, टाइटल स्टार्ट हुआ, टाइटल क्लोज, उसके अंदर स्क्रिप्ट होता है। अब बॉडी में हमको एक डिव बनानी होगी, जो जिसपे हम फंक्शन को कॉल कराएंगे। इसमें आईडी हम कर देते हैं मेन डिव, राइट, और डिव को क्लोज कर देते हैं। और इसके अंदर हम एक बना देते हैं बटन। ओके, बटन में भी आईडी दे देते हैं, इसको कर देते हैं गेट डेटा बटन। और यहाँ पे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे कौन सा फंक्शन कॉल कराना है हमको? गेट डेटा, राइट। हमने गेट डेटा का फंक्शन बनाया, और यहाँ पे लिख देते हैं गेट डेटा। इतनी चीजें तो समझ में आ रही है, करेक्ट, जो मैं कर रहा हूँ। जी। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, राइट, जिसे मैंने कॉन्स्ट का बताया, कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कुछ पुट कर देता हूँ विनोद, राइट। मैंने यहाँ पे विनोद लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और यहाँ पे नेम को प्रिंट कराता हूँ। तो अभी तो नेम क्या आ जाएगा? विनोद आ जाएगा नेम के प्लेस पे। लेकिन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे नेम इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ अभय, राइट। अभी मैंने नेम चेंज कर दिया, और यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग नेम, राइट। इस चीज को समझो, इस कोड को आप समझो, इस तरह से समझो। देखो जैसे ही गेट डेटा कॉल होगा तो ये कॉन्स्ट वेरिएबल जो है ये डिफाइन होगा, और इसमें वैल्यू आ जाएगी विनोद। और उसके बाद हम नेम को प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे विनोद प्रिंट हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, नेम को अपडेट कर दिया, किससे? अभय से। और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग कर दिया, यहाँ पे नेम कर दिया, राइट। अभी देखो, अब मैं इसको कॉन्स्ट से चलाऊं या बैर कर दूं? आप क्या चाहते हो बताओ? कॉन्स्ट एक से बार चलना वायर है? करके दिखाइए। एक बार बैर करके देखता हूँ, राइट। इसको मैंने वैर कर दिया, ठीक। तो वैर नेम है, चलिए इसको रन करते हैं। जो हमने बनाया वेरिएबल एंड एरर, इसको चलाते हैं और कंसोल को ओपन करते हैं। यहाँ पे कंसोल है, और इस पे मैं करता हूँ गेट डेटा। जैसे गेट डेटा किया, अब देखो विनोद और अभय दोनों प्रिंट होके आ गया है यहाँ पे, राइट। क्योंकि वैर के केस में कोई दिक्कत नहीं,
आप कितनी बार भी उसको अपडेट करो। समझ गए आप? अब मैं हम्म। यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं लेट कर दूं, राइट, लेट करूंगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे विनोद एंड अभय आ गया, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे अब कर देता हूँ कॉन्स्ट। अगर मैं कॉन्स्ट कर दूं और उसके बाद रिफ्रेश करूं, तो रिफ्रेश किया, अब मैं करता हूँ गेट डेटा, तो आप देखो विनोद तो आया, राइट, जो पहला वाला वैल्यू था वो आया, लेकिन दूसरे वाली वैल्यू में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, राइट, असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल, मतलब जो हमने कॉन्स्ट वाला वेरिएबल लिया था, ये कॉन्स्ट का वेरिएबल है, इसमें हम दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, मतलब इसको दोबारा से इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, राइट। तो ये चीज समझ में आई आपको? यहाँ पे एरर आ जी गई। क्लियर। और जब जी देखो किसी भी प्रोग्रामिंग में जब एरर आती है तो उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, राइट, इसमें नेम में कुछ नहीं आया, करेक्ट। अगर मैं इसके बाद कंसोल लिख दूं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं हार्ड कोड वैल्यू कर दूं, राइट, एग्जीक्यूटेड कर दूं, राइट, एग्जीक्यूटेड, तो अगर आप देखोगे कि जब यहाँ पे एरर आ रही है, राइट, मैंने नेम में अभय को रखा, तो ना तो ये चलेगा और ना ही ये चलेगा, राइट, क्योंकि इस वाली लाइन पे एरर आ गई है, लाइन नंबर 8 पे अगर हम एरर आ कमेंट जाएगी। लगा दें जिस पे एरर है, हमें तो पता हम्म चल ही जाएगा कहाँ गलती हुई है क्या है। हम अभय के पास यहाँ हम्म। कमेंट लगा देंगे तब तो आगे बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो ये लाइन तो फिर कमेंट लगा दोगे तो एग्जीक्यूट होगी ही नहीं ना लाइन, तो उसके बाद तो वो चलेगा ही, हम्म। राइट, तो वो तो चलेगा ही भाई, जब आप, जस्ट अ सेकेंड। राइट, तो कॉन्स्ट का मतलब समझ में आया आपको कि नहीं समझ में, ये बताइए। जी आ गया। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे वैर करूँ, राइट, वैर करूँ और विनोद, यहाँ पे नेम विनोद लिखा और मैंने कंसोल डॉट लॉग किया है, अब यहाँ पे अब मैं एक फंक्शन और बनाता हूँ और इसको करता हूँ इनर, इनर डेटा कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर ऐसे किया, और इनर डेटा में मैं करता हूँ वैर नेम इक्वल्स टू अभय, करेक्ट। और यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ कंसोल डॉट लॉग नेम, और यहाँ पे मैं नेम को हटा देता हूँ, और यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा है, ये कंसोल डॉट लॉग नेम है, अब फंक्शन को हमें कॉल कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इनर डेटा को कॉल करा देता हूँ, फंक्शन कॉल हो गया, राइट। अब आप देखो यहाँ पे कि जो पहले वैर है, इस वैर में हमने नेम में विनोद लिया है और विनोद को हमने कंसोल लॉग कराया है, उसके बाद हमारा इनर फंक्शन है जो कि यहाँ पे कॉल हुआ, यहाँ पे जब इनर फंक्शन कॉल होगा तो ये वेरिएबल, एक वेरिएबल और बनाएगा सेम नेम से, और उसमें लेकिन अभय रखेगा, और अभय रखेगा तो अभय, यहाँ पे कंसोल होगा तो अभय आ जाएगा, राइट, तो पहले विनोद आएगा, फिर अभय आएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, क्या यहाँ पे विनोद आएगा या फिर अभय आएगा? जब यहाँ पे हमने वैर लिखा है तो उस केस में यहाँ पे क्या आना चाहिए, उस केस में तो यहाँ पे अभय आना चाहिए क्योंकि नेम अपडेट हो चुका है, राइट। वैर है तो वो लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, वैसे इसको होना चाहिए था इसके अंदर, जो हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया इसके अंदर होना चाहिए था, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए था, राइट। बट देखते हैं कि क्या होता है, राइट, नियम तो यही कहता है। इसको मैंने रिफ्रेश किया और मैंने किया, आप देखो विनोद आया, अभय आया, और उसके बाद क्या आया, फिर से विनोद आ गया,
राइट, और उसके बाद एग्जीक्यूटेड आ गया। तो जो मैंने बताया, राइट, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा। राइट, बात समझ में आ रही है आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ? यहाँ पे जब मैंने वैर को अपडेट कर दिया अभय से, तो यहाँ पे अभय आना चाहिए था एग्जीक्यूटेड के पहले। लेकिन आप देखो कंसोल पे क्या आया, एग्जीक्यूटेड के पहले विनोद आया, अभय तो एक ही बार आया है। कहने का मतलब इसका स्कोप जो है, जो इसका एक्सेस है नेम का, वो इसी के अंदर लिमिट में रह गया। अब मैं इसको लेट में चेंज करके दूँ, राइट, मैंने यहाँ पे लेट कर दिया, लेट में चेंज कर दिया। उस केस में क्या, राइट, उस केस में भी सेम, ये सेम तरीके से चल रहा है। करेक्ट, मतलब अगर हम चाहे वैर लें और चाहे लेट लें, उसका एक्सेस जो है वेरिएबल का, वो सिमिलर तरीके से बिहेव करता है। राइट, लेकिन जब स्टार्टिंग में लेट को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब उसको इसी के लिए लाया गया था कि ये प्रॉब्लम हो रही थी जावा स्क्रिप्ट में। तो हमने लेट को डिफाइन कर दिया, और तब से लेट कीवर्ड पे ही वर्क हो रहा है। वेर जो है वो यूज अब नहीं होता है ज्यादा, बहुत रेयरली यूज करते हैं डेवलपर्स, बट लेट पे ज्यादा एक्चुअल होते हैं, उनको ज्यादा प्रैक्टिस लेट पे ये होती है। ये लेट, लेट वाला जो यूज किए हैं, एक बार बिहेवियर इसका दिखा दीजिए। एक्चुअली कॉल आ गया था 1-2 मिनट के लिए तो। लेट और कॉन्स्ट का बिहेवियर सेम है, ये सेम टू सेम चल रहा है। मैं रिफ्रेश करके ही होता है, इसका सेम, विनोद आया फिर अभय आया फिर विनोद आया फिर एग्जीक्यूटेड आ गया। जी। राइट, तो जी। अभी के केस में, राइट, अब जो अपडेट होके आए हैं जावास्क्रिप्ट में, जो अपडेट हो गया है उसके अकॉर्डिंग लेट और वैर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। राइट, क्योंकि वैर को धीरे धीरे लोग यूज करना छोड़ रहे हैं। जी। ओके, सो ये चीज हो गई वैर, लेट और कॉन्स्ट के लिए। राइट, अब क्या करना है कि जैसे अभी हमने यहाँ पे कॉन्स्ट किया था, राइट, यहाँ पे हमने कॉन्स्ट किया था, और यहाँ पे मैं लेट नहीं लेता हूँ, कॉन्स्ट, इसको नेम इक्वल्स टू अभय करता हूँ। तो आप देखोगे जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और इसको प्रिंट करूंगा, तो विनोद आएगा, उसके बाद ये एरर दे देगा। एरर देखो कहाँ पे आई है, इनर डेटा फंक्शन में आई हुई है, लाइन नंबर 9 पे। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये उस फंक्शन पे, यहाँ पे अभय को मतलब हाईलाइट कर दिया इसने कि यहाँ पे एरर है। राइट, तो आप कोड में इसको बहुत ध्यान से समझो कि जो एरर आई है वो लाइन नंबर 9 पे आई है। लेकिन जो ये चीज है, कंसोल डॉट लॉग नेम, कंसोल डॉट लॉग एग्जीक्यूटेड, ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब कहीं भी एरर आ जाती है जावास्क्रिप्ट में, तो उसके बाद की जो लाइन होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। राइट, तो इस चीज को हैंडल करना है, तो उस चीज को कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए कहते हैं, उसको कहते हैं एरर हैंडलिंग। जावा स्क्रिप्ट में एरर को हैंडल कैसे करते हैं, उस चीज को हम समझेंगे आज। तो एरर हैंडलिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है कि जैसे आपको लग रहा है कि आपके इस वाले कोड में एरर आएगी, राइट, आप जब डेवलपमेंट करोगे तो आपको पता हो जाएगा कि कौन से कोड में एरर आएगी, कौन से कोड में एरर नहीं आएगी। तो संभावना, अगर जिस कोड में आपको लग रहा है कि इसमें एरर आएगी, तो उस कोड को आप ट्राई के अंदर रखो। यहाँ पे एक फंक्शन होता है ट्राई, और यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाओ, और यहाँ पे करली ब्रेसेस को क्लोज करके यहाँ पे आप कर दो कैच, और कैच के अंदर कोई एक वेरिएबल लिख लो, और इसको भी करली ब्रेसेस स्टार्ट करके एंड कर दो। राइट, और उसके बाद यहाँ पे एक होता है फाइनली ब्लॉक, फाइनली, और इसको ऐसे आप क्लोज कर दो। तो जावा स्क्रिप्ट में जो एरर की हैंडलिंग होती है वो इस प्रकार से होती है। कहने का मतलब जिस कोड में आपको लग रहा है कि एरर आएगी, उस कोड को आप ट्राई के अंदर रख दो। अगर उस कोड में कोई एरर आ गई, सपोज करो इस लाइन पे एरर आ गई,
तो इसके नीचे की लाइन का कोड तो एग्जीक्यूट नहीं होगा इस केस में भी। लेकिन जैसे लाइन नंबर 8 है ये, राइट, लाइन नंबर 8 पे एरर आ गई, तो ये एरर आएगी तो ये जाएगा इसके पास, कैच के पास। जैसे ही एरर आई, ये कैच के पास जाएगा, और यहाँ पे जो कोड आप लिखे रहोगे उसको एग्जीक्यूट करेगा इस ब्लॉक के अंदर। तो ये कैच ब्लॉक का कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपके ट्राई वाले में कोई एरर आएगी। अगर ट्राई में कोई एरर नहीं आई तो कैच वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। बात समझ गए आप, ट्राई और कैच का? जी। कैच तब एग्जीक्यूट होगा, कैच के अंदर जो आप लिखोगे वो तब एग्जीक्यूट होगा जब ट्राई में कोई एरर आएगी। एरर नहीं आई तो कैच एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप कैच में कुछ भी लिखे रहो। लेकिन जो फाइनली ब्लॉक है, ये हर केस में एग्जीक्यूट होगा, चाहे तो आपके ट्राई में एरर आए या ना आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। समझ गए तो आप? ये ट्राई, जितना हम बनाएंगे सब में ऐसे ट्राई करके फिर करना पड़ेगा, अगर हमें लगेगा हाँ, कि एरर आ सकते हैं। करेक्ट। आपको हर केस में ट्राई और कैच लगाना, फाइनली ऑप्शनल है, फाइनली आप लगाओ या ना लगाओ। अगर आपको लग रहा है कि फाइनली लगाना जरूरी है इस कोड को, कुछ ऐसा कोड है जिसको आपको एग्जीक्यूट करना ही करना है, राइट, तो उस केस में आपको फाइनली लगा देना है। चाहे एरर आए या ना आए, फाइनली एग्जीक्यूट होगा। देखो, मोस्टली फाइनली का यूज कहाँ पे होता है? जैसे आप कोई फाइल को रीड कर रहे हो, राइट, फाइल को रीड कर रहे हो और आपके ट्राई में कोई एरर आ गई, तो आप फाइल को क्लोज करना है आपको, तो उस लॉजिक को आप फाइनली के अंदर लिख दोगे कि फाइल क्लोज हो जाए। अब सपोज करो एरर नहीं आई, फिर भी आप फाइल को क्लोज करोगे, राइट, अदरवाइज ये आगे चल के एरर दे सकता है, कोई और एक्सेस कर ले, उसका मिस यूज कर ले, राइट। तो आपको चाहे एरर आए या ना आए, हर केस में आपको फाइल को क्लोज करना ही करना है जिस फाइल को आपने ओपन किया, राइट। तो इस केस में आपको फाइनली का यूज करना। तो एक बहुत ही सटीक एग्जांपल है ये, फाइनली ब्लॉक। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप फाइनली ब्लॉक को कब यूज करेंगे, कोई ऐसा एग्जांपल बताओ। तो उस केस में आप बता सकते हो कि अगर आपने हमने कोई फाइल ओपन की है ट्राई ब्लॉक में, तो उसको क्लोज करेंगे हम फाइनली ब्लॉक में, रिगार्डलेस ऑफ एरर, वेदर इज एनी एरर और नॉट। अगर कोई एरर है या नहीं है, हर केस में हम फाइल को क्लोज करेंगे। मान लीजिए हम ट्राई तक यूज किए, कैच भी यूज किए और फाइनली यूज नहीं किए, तो क्या हमारा हाँ, एरर पकड़ेगा कि नहीं? हाँ, एरर देखो, एरर आएगा तो वो कैच ब्लॉक में चला जाएगा, जो भी आपकी एरर होगी वो कैच ब्लॉक के ई के अंदर आ जाएगी, जो ई यहाँ पे यूज हुआ है, राइट, वो ई के अंदर एरर आ जाएगी। समझ गए? अभी आप देखो, मैं इसको कोडिंग करके दिखाता हूँ, जो मैंने अभी एरर जनरेट किया था उसको मैं करके दिखाता हूँ, राइट। मैं चलता हूँ कोडिंग पे और कोड पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ यहाँ पे एरर आ रही है, राइट, जो मैं अभय को असाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ट्राई लिख दूंगा और करली ब्रेसेस लगा के इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, और करली ब्रेसेस को मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा और यहाँ पे मैं कैच लिखूंगा। जहाँ पे ये क्लोज करना वहीं पे कैच लिखना है। इसके अंदर ई पास कर दो, आर पास कर दो, बी पास कर दो, जो भी आपकी मर्जी हो वो पास कर दो। ये वेरिएबल नहीं है, ये जरूरी नहीं कि आप ई ही पास करो। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इस वेरिएबल बी को, लॉग करता हूँ और देखता हूँ कि बी में क्या आता है, राइट। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये बी है? मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग लिख देता हूँ, राइट, आई एम एरर, राइट, आई एम इन कैच, ठीक। अब समझ में आ जाएगा, करेक्ट, कि ये कैच हुआ, ओके, स्पेस, राइट। विनोद एंड अभय, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ट्राई लिखा मैंने। जी। हमको पता है कि जब हम यहाँ पे कॉन्स्ट यूज किए हैं तो कॉन्स्ट में अगर हम वैल्यू को अपडेट करेंगे, रीअसाइन करेंगे, तो वो एक एरर होगी, राइट, और एरर आ जाएगा तो यहाँ पे ये कंसोल नहीं होगा।
कंसोल नेम मतलब अभय नहीं आएगा। लेकिन इस केस में आप देखोगे कि यहाँ पे जो नेम है वो प्रिंट होगा और यहाँ पे जो नेम है वो प्रिंट होगा। अभी तक क्या होता था कि यहाँ पे जो एरर आती थी लाइन नंबर 9-10 पे, राइट, तो उसके बाद ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं होती थी, राइट। लेकिन अब ये ट्राई कैच हमने यूज कर लिया है, तो ट्राई कैच यूज करने के बाद ये वाली चीजें एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ नेम में प्रिंट होगा, नेम में हमारा विनोद आएगा। चलो देखते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, कंसोल ओपन करता हूँ, इंस्पेक्ट, यहाँ पे कंसोल है। अब मैं करता हूँ गेट डेटा। आप देखो विनोद आया। विनोद के बाद क्या आया, आई एम इन कैच, टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, राइट। उसके बाद देखो फिर से विनोद आया और एग्जीक्यूटेड आया। मतलब कैच जहां पे एरर आएगी तो ट्राई के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप देखो कंसोल डॉट लॉग ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि एरर 10 नंबर पे आई। और उसके बाद ये चला गया कैच ब्लॉक में, इसको छोड़ दिया उसने, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। इसको छोड़ के ये कैच ब्लॉक में चला गया और जो भी एरर थी उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये नीचे चला आया, इन सब कोड को एग्जीक्यूट किया। तो ट्राई लगाने का मतलब मकसद समझ में आया आपको, इसका फायदा क्या हुआ? जी। करेक्ट। तो इस तरह से ये चीजें होती है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग किया है, तो आप देख रहे हो ये कंसोल लॉग सिंपल तरीके से आ रहा है, ऐसे जैसे विनोद आ रहा है उसी में। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये एरर है या फिर सिंपल सा मैसेज है, राइट। क्योंकि ब्लैक कलर में विनोद भी है और ब्लैक कलर में ये एरर मैसेज भी है। फिर विनोद मतलब डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है कि ये एरर है या सिंपल मैसेज है। तो उसके लेकिन लिए लिखा है यहाँ, ना वहाँ, टाइप एरर हाँ लिखा लिखा। तो है। आप देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैंने किया कंसोल डॉट लॉग किया था, इस बार हम कंसोल डॉट एरर करेंगे, लॉग नहीं करेंगे। जैसे हमको एरर प्रिंट कराना है तो हम कंसोल डॉट एरर करेंगे, तब आप देखना क्या होता है। मैं यहाँ पे ऐसे जाऊंगा, अब देखो चेंज होके आया। मतलब अब लग रहा है कि विनोद के बाद एरर हुई है, और वो एरर ये है कि हम क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो मतलब जो डेवलपर होगा, जो अगर कोई प्रोग्राम रन कर रहा है वो कंसोल में देखेगा तो उसको पहले से मतलब दूर से ही पता लग जाएगा कि ये एरर है। हाँ, ये वाला रेड में है, क्रॉस आ रहा है जैसे ये रेड है और वैसे भी ये कई एरर आता करेक्ट करेक्ट। और इसमें पूरा का पूरा बता रहा है कि इनर डेटा फंक्शन है, राइट। फाइल वेरिएबल एरर डॉट एच टी एम एल 13 नंबर पे है। गेट डेटा वेरिएबल एरर डॉट 16 नंबर पे है। ऑन क्लिक फंक्शन है वो 24 नंबर पे है। करेक्ट। तो ये चीजें हैं इसमें। तो ये एरर का मतलब समझ में आया, कंसोल डॉट लॉग एरर, है। राइट। अब इसी के आगे अगर हम फाइनली ब्लॉक लिखें और इसके अंदर हम कर दें कंसोल डॉट लॉग, राइट। इसके अंदर कर दें आई विल एग्जीक्यूट एवरी टाइम। तो ये तो आप चाहे एरर ले आओ या ना ले आओ, अभी देखो इस केस में एरर आ रही है, करेक्ट। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, आई विल एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम, एरर के केस में एग्जीक्यूट हुआ। मैं यहाँ से एरर को हटा देता हूँ, कॉन्स्ट की जगह मैं लेट कर देता हूँ। लेट से तो कोई दिक्कत होगी नहीं, अब एरर नहीं आएगी। फिर भी ये आप देखोगे कि वो एग्जीक्यूट होगा। मैंने किया रिफ्रेश, राइट, विनोद अभय आई विल एग्जीक्यूट एवरी टाइम, मतलब ये एग्जीक्यूट होगा, एरर नहीं आई इस बार। जब एरर नहीं आएगी तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। एरर आएगी तो कैच एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ गए आप ये मतलब चीज? मतलब जब कभी एरर आएगा तभी कैच अपना काम करेगा, अदरवाइज कोई मतलब करेक्ट। नहीं है उसका। अदरवाइज कैच का कोई मतलब नहीं होगा, कैच ब्लॉक एज इट इज वैसे पड़ा का पड़ा रहेगा। एरर के केस में वो चलेगा, राइट। अब जैसे आप यहाँ पे कोई आप जैसे आपने बनाया, कॉन्स्ट बनाया,
कॉन्स्ट div बनाया, और आप इस वाले div को गेट कर रहे हो, राइट, जो div हमने बनाया। यहाँ पे आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी कहाँ गया, पहला वाला बाई आईडी, और यहाँ पे हमने पास कर दिया मेन div, राइट। और मेन div को पास किया, और यहाँ पे right? अब क्या हुआ कि मेन div, तो अभी तो देखो आपने यहाँ पे मेन डिव दिया है, यहाँ पे भी मेन डिव दिया, मतलब इसकी स्पेलिंग करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है, राइट। तो आप यहाँ पे, अब नेम को मैं नहीं प्रिंट करूंगा, मैं डिव को प्रिंट करूंगा। डिव को मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो डिव प्रिंट होके आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे दिया मैंने, डिव प्रिंट होके आ गया, पूरा का पूरा कोड है, इसमें बटन बना हुआ है। लेकिन बाई चांस अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे div की जगह div 2 कर दिया या div 1 कर दिया, जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। और यहाँ पे आपने कर दिया div डॉट इनर एचटीएमएल, आपको इनर एचटीएमएल चाहिए इसका, राइट, div डॉट इनर एचटीएमएल। तो div कहाँ से आएगा, div तो इस बार है ही नहीं ना, div में जो आईडी आपने दिया है वो मिस्टेक कर दिया है आपने। अब देखो इस केस में क्या होता है, जब मैंने यहाँ पे किया, देखो मैं जानबूझ के एरर जनरेट कर रहा हूँ, राइट, गेट डेटा किया, आप देखो एरर आ गई विनोद के बाद, आई एम इन पैच टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, राइट, रीडिंग एच टी एम इनर एच टी एम एल कहाँ पे है, ये यहाँ पे, इसको, राइट, ये यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरर के अंदर आ गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पे ये मेन div v2 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बॉडी में आपके, राइट, ये डोम में अवेलेबल नहीं है, करेक्ट। डोम में अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से ये क्या रिटर्न करेगी, ये नल रिटर्न करेगी, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। नल मतलब कुछ नहीं, तो नल रिटर्न करेगा, जब कुछ है ही नहीं इसमें तो इनर एचटीएमएल कहाँ से आएगा। तो नल है, तो डॉट इनर आप करोगे तो वो एक एरर हो जाएगी कि भाई जब कुछ है ही नहीं तो हम इनर एचटीएमएल कहाँ से लेके आए। तो उसने यहाँ पे एरर दिया, और एरर केस में यहाँ पे एरर एग्जीक्यूट हो गई, वो एरर ले जाके उसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो गई। तो एरर समझ में आया कि नहीं, और ये लेट कॉन्स्ट और वैर तीन चीज। वो सब समझ में आ गया, ये वाला मेन डिग वाला एक कम समझ में आया। ठीक है, मेन डिप को अभी आप छोड़ दो इसको, राइट, कम समझ में आया, कम समझ में आया का मतलब ये है कि जैसे देखो मेन डिप, यहाँ पे मैंने नल बताया, राइट, नल बताया, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ ये इसको मैंने किया ऐसे। अब देखो जो यहाँ पे मैं कंसोल कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पे मैं एरर जनरेट नहीं कर रहा हूँ, इसको सिंपल सा रखता हूँ। अब देखो जो मैंने यहाँ पे लेट नेम लिखा हुआ है, राइट, नेम में मैंने अभी कुछ नहीं दिया हुआ, राइट, नेम में कुछ नहीं मतलब खाली है, नल है, तो ये नल होगा। अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट, अभी मैं बता दूंगा ऐसे तो आप फिर से करेंगे। मैंने इसको रिफ्रेश किया, कंसोल पे गया, और मैं गेट डेटा, यहाँ पे क्या आया, अनडिफाइंड आया, करेक्ट। मतलब यहाँ पे जो नेम है, राइट, उस नेम में कोई वैल्यू नहीं है, वो डिफाइंड नहीं है कि वो स्ट्रिंग है, वो इंटीजर है या वो डबल है, वो किस टाइप की वैल्यू है। तो इसमें अगर मैं कुछ डिसाइन कर दूं, मान लो इसमें मैंने 89 कर दिया, और यहाँ पे मैं करूँ, एक जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन होता है टाइप ऑफ, और इसके अंदर आप नेम को पास कर दो, तो ये उसका टाइप रिटर्न करके दे देगा। अब आप देखो टाइप ऑफ जो है वो फंक्शन है, और उसके अंदर मैंने नेम को दिया। नेम क्या है, एक इंटीजर है, करेक्ट, इसमें नंबर पुट किया है, मैंने नंबर को असाइन किया है, राइट। अब मैं अगर रिफ्रेश करूंगा, इसको मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे गेट डेटा किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, राइट। नंबर आ रहा है कहने का मतलब इसका टाइप जो है वो नंबर है, समझ गए। जी।
तो ये टाइप ऑफ फंक्शन जो है, जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है, ये किसी भी वेरिएबल का टाइप बता देता है। जैसे मैं इसके अंदर स्ट्रिंग रख दूं, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग रखता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं करता हूँ आशुतोष, राइट, मैंने स्ट्रिंग रख दिया। अभी आप देखोगे टाइप ऑफ में क्या आएगा। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो टाइप ऑफ में आप देखोगे स्ट्रिंग आया। लास्ट टाइम पे क्या आया था, नंबर आया था। तो हमने पहली वीडियो जब जावा स्क्रिप्ट का स्टार्ट किया था उसमें हमने बताया था कि जब भी आप डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो स्ट्रिंग होगा, राइट। तो स्ट्रिंग, जी नंबर और डबल में, इन सब में आपको डिफरेंस पता है, राइट, कि नंबर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। ओके। सो जी ये चीजें हैं जो यहाँ पे जो आप पूछ रहे थे, डिव का समझ में नहीं आया। डिव में क्या हो रहा था कि इसको मिल नहीं रहा था यहाँ पे। जब मैंने यहाँ पे टू कर दिया तो आईडी टू, मेन डिव टू यहाँ पे कोई है नहीं एचटीएमएल में। इसके डॉम में टू मेन डिव नाम से कोई आईडी है ही नहीं, मेन डिव टू नाम से, राइट। तो यहाँ पे ये इसको मिला ही नहीं, तो ये इम्पटी हो गया, ये अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया। तो नल जब कोई चीज, मान लो भाई पानी का घड़ा है, उसमें पानी है ही नहीं, और आप कह रहे हो कि भाई एक गिलास पानी दो, तो वो क्या करेगा, पानी मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो वो वहां पे एरर हो जाएगी कि भाई पानी तो है नहीं घड़े में, अब पानी मांग रहे हो, घड़ा तो खाली है। उसी हिसाब से ये यहाँ पे हो रहा है, राइट। कि डॉम ने कुछ रिटर्न किया ही नहीं, क्योंकि उसके पास मेन डिव टू है ही नहीं, तो वो रिटर्न कहाँ से करेगा, राइट। तो उसने नल कर दिया, मतलब कुछ नहीं है भाई हमारे पास, इसलिए यहाँ से एरर आ गई। अब समझ में आया डिव का मतलब। जी। चलो ठीक है, आज के लिए हम इतना रखते हैं। आगे फिर कल बात करेंगे और नए कॉन्सेप्ट की फिर से चर्चा करेंगे कुछ और। अब मुझे लग रहा है कि 2 से 3 वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट को खत्म कर देंगे, और उसके बाद हम फिर से नई लैंग्वेज, हमारे पास दो चीजें हैं, या तो हम जावा स्टार्ट करें या तो हम रिएक्ट स्टार्ट करें, राइट। तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। ओके। ओके। ओके, बाय बाय। ओके।